begin with the today's session, part kinetic theory of gases and radiation. Hence, here we are basically talking about kinetic theory of gases. Actually, ये बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप उसको सही तरीके से सही मायनों में देखें तो. कल हमने देखा था जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको मैंने अल्टीमेटली बॉक्स में डाल दिया. PV is equal to nRT आइडियल गैस इक्वेशन. इसी गैस इक्वेशन को अलग फॉर्म में लिखूंगा तो PV is equal to NKBT Boltzmann constant, which is Kb is equal to R upon Na. R is universal gas constant, Na is the Avogadro's number. मैंने कल आपसे पूछा था कि भाई ये 22.4 लीटर क्या होता है. Has anybody found it out? 22.4 लीटर. I had asked you this yesterday. और आप लोगों ने ये 11th केमिस्ट्री में पढ़ा है होपफुली पढ़ा है. What is 22.4 liters? Correct. क्या बोले? 22.4 liter is actually the molar volume. According to Avogadro's hypothesis, this is the molar volume. 22.4 liter is molar volume. क्या होता है जी molar volume? Molar volume. This is volume occupied by any gas. This is volume occupied by 1 mole of any gas. Thank you for paying attention here. Thank you. Molar volume, it is volume occupied by 1 mole of any gas at NTP. Okay? Volume occupied by 1 mole of any gas at NTP, and that is 22.4 liter or it is 22,400 centimeter cube. कोई भी गैस हो, 1 mole of gas will occupy this much of volume. और 1 mole of gas के अंदर कितने number of molecules है? Equal to Avogadro's number 6.023 into 10 raised to 23 number of molecules in 1 mole of a gas. Is this clear? ये आपको इधर फिक्स करके रखना है throughout this chapter, throughout 12th. इधर फिक्स करके रखो ये सारी चीजें शार्प है. यहाँ पर पूरा का पूरा चीजें आप बिकॉज सी यू कांट डू द थिंग्स लाइक कि भाई इसको हाँ एक बार पढ़ लिया छोड़ दिया. नहीं, इसको लर्न करो. You need these things when solving the numericals. These are all the basics here. Fine. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर ये मैंने कल बात करी थी. इसके बाद मैंने फाइंड आउट किया था व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस. यहाँ पर एक आपको डेरिवेशन दिया था. 3 दिनों के अंदर ये डेरिवेशन आप मास्टर कर लो. मैं आपको बता रहा हूँ. चौथे पांचवें छठे दिन, एक हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद आपको ये दोबारा पूरा कंफ्यूज हो जाएगा. नहीं समझ में नहीं आ रहा है ठीक से. 3 दिन के अंदर इसको रिवाइज कर लो अच्छे से. इज दैट क्लियर? 3 days. नहीं तो फिर दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा. मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पूछोगे मैं बोलूंगा रेफर द वीडियो. 3 दिन के अंदर वो डेरिवेशन जो है वो रेफर कर लीजिएगा अच्छे से. चलिए यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूले देखे थे. यहाँ पर मैंने फॉर्मूला देखा था. पहला प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस 1/3 रो सी स्क्वायर. आरएमएस वेलोसिटी को हम वी बार भी कहते हैं, सी बार भी कहते हैं, सी भी कहते हैं. आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस स्पीड इज गिवन बाय वी बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/3 पीवी बाय एम, या फिर इसको 3RT अपॉन m0 ये भी कहते हैं. m is the total mass, m0 is the molar mass. Molar mass of 1 mole of a gas. 1 mole of a gas के अंदर na number of molecules होंगे और each molecule का mass m होगा. Is that okay? ये सारे फॉर्मूले हमने कल किए हैं. यहाँ पर हमने आगे जाके देखा था what is the PV. PV is equal to 3/2 E. What is E? E is the average translational kinetic energy of the total gas. Average translational kinetic energy, क्योंकि molecules they are in the continuous motion. We call this as the random motion, Brownian motion जिसको बोलते हैं. Molecules are continuously moving. एक इधर जा रहा है, फिर कोलाइड हो रहा है, फिर कोलाइड हो रहा है. एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो ऐसे जा रहा है, कोलाइड हो गया, फिर कोलाइड हो गया, फिर कोलाइड हो गया, फिर कोलाइड हो गया, फिर कोलाइड हो गया. सो दिस मॉलिक्यूल इज इन कंटिन्यूअस मोशन, एक जगह से दूसरी जगह, और जाते जाते वो दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोलाइड होके इधर से इधर जा रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? Is this clear? On its way, it may collide on the walls of the container also, because of which it will exert the pressure on the walls of the container. जिसके लिए कल हमने एक्सप्रेशन देखा था. Okay? Now that is equal to half mc square or yeah m v bar square into n. So E upon n,
E अपॉन n होगा द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी ये है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल गैस इज E, isn't it? And E is equal to 3 by 2 n kBT, or E is equal to 3 by 2 PV also. It can be 3 by 2 PV also. Do you understand that? And PV is equal to n kBT. PV is equal to nRT. यहाँ पर देखा है, देखो शुरुआत में PV is equal to nRT तो है ही, लेकिन PV is equal to n kBT भी है। Do you understand that? सारे फॉर्मूले एक के अंदर एक के अंदर एक इन्वॉल्व है। इज दिस ओके? ठीक है। उसके बाद हमने देखा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आगे आज हम बढ़ाएंगे इसका डिस्कशन। आई एम गोइंग टू टेक दिस फर्दर। ठीक है। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू रेफर दिस। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप लोगों ने ये कैरी नहीं कर रहे हो। दिस इज, ये शायद आपके पास नहीं है। कोई बात नहीं, है क्या? अगर है तो अच्छी बात है। ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मोनो एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस, ट्राई एटॉमिक गैस, इसकी बात करेंगे। ठीक है। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ मोनो एटॉमिक गैस, क्या दिया है यहाँ पे मोनो एटॉमिक गैस के बारे में? I talked about the degrees of freedom of monoatomic gas yesterday. Did I? Yes, I did. Isn't it? मैंने कल monoatomic gas के degrees of freedom की बात करी थी। तो monoatomic gas will have only 3 degrees of freedom. कौन से? Only translational. A monoatomic gas एक single अगर molecule है, ये रहा। पहले मैंने 2 atomic, फिर monoatomic will have only 3 translational degrees of freedom. F is equal to 3. Is that clear? F is equal to 3. तो उसके पास ट्रांसलेशनल मोशन होगा सिर्फ। इट विल हैव ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। तो बिकॉज ऑफ विच वी से अ मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल हैज ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल वाइब्रेशनल कुछ नहीं होगा। समझ में आया? सो इट कैन हैव इट्स ट्रांसलेशनल मोशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। समझे? देयरफॉर इट्स ET, what is E? Energy. T, translational, is half mvx square plus half mvy square plus half mvz square, and we say that the monoatomic gas has 3 degrees, only 3 degrees of freedom. Right? Okay? Agreed? Alright. Similarly, diatomic gas की अगर हम बात करें, in addition to translational degrees of freedom, a diatomic gas these are the important things now which we are going to discuss here. Second point, पूरा का पूरा important है। So let me just explain it to you all. ये हमने कल ऑलरेडी देखा है, उसे आप फर्दर कैरी आउट करेंगे, कैरी कर रहे हैं। We are taking this further. क्या दिया है यहाँ पे देखते हैं। इन एडिशन टू, हमने डायटोमिक गैस के लिए कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखे थे कल? 5, isn't it? Diatomic gas molecules, it will have 3 translational degrees of freedom and 2 rotational degrees of freedom. Correct? Isn't it? 2 rotational degrees of freedom. तो उसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा, the translational kinetic energy, in addition to translational kinetic energy, diatomic molecules has 2 rotational kinetic energies. तो इसका टोटल एनर्जी होगा ET is equal to ET plus ER, T for translational, R for rotational. तो ये तो तीनों के तीनों रहेंगे ही यहाँ पे। These 3 are going to be there, half mvx square, half mvy square and half mvz square. लेकिन इसके अलावा it will have the rotational kinetic energy. Rotational kinetic energy is half I omega square ना, half I omega square. तो कोई भी दो एक्सिस ले लो, x और y ले लिया यहाँ पे, या फिर y एंड z भी ले सकते हो, या फिर x एंड z भी ले सकते हो, कोई भी दो एक्सिस। इज दिस ओके?
Is that clear? Did you all understand that? Now here we see that this has got 5 degrees of freedom. Here line joining the two atoms has been taken as x-axis. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो बाकी के भी दो से ले सकते हैं, but underlining point is that, underlining fact is that it has got 5 degrees of freedom. Degrees of freedom for diatomic is 5. लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको, if it does not vibrate, if it does not vibrate, so this molecule is taken to be a rigid molecule which does not vibrate. लेकिन molecules, diatomic molecules like carbon monoxide, CO, diatomic molecules like CO has a mode of vibration even at the moderate temperature. ये वाइब्रेट करता है, ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, इट वाइब्रेट्स. The molecules like carbon monoxide has a mode of vibration. अच्छा, ये मोड ऑफ वाइब्रेशन जो होता है वो किस तरह, इवन एट मॉडरेट टेम्परेचर इट्स एटम वाइब्रेट्स. ओके, और इसकी वजह से along the interatomic axis and contribute to vibrational energy. तो ये जो diatomic molecules है like CO, उसका जो एनर्जी होगा वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ और क्या क्या होगा जी? along with translational kinetic energy it has got rotational kinetic energy and vibrational kinetic energy. Do you understand what I'm saying there? इसके पास vibrational kinetic energy है. अब देखिए यहाँ पे ये तीन टर्म्स जो है they are contributing for translational kinetic energy. So these are 3 degrees of freedom. ये दो जो है they are contributing for rotational kinetic energy. Yes or no? And vibrational kinetic energy, vibrational kinetic energy is also contributing 2 terms here. This is also contributing 2 terms here. Is that ये? Okay, उसमें से एक होगा kinetic part and दूसरा होगा potential part. Kinetic वाला एनर्जी होगा and potential वाला एनर्जी होगा वाइब्रेशन के अंदर. मैं आपको बता रहा हूं, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस नाउ. वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है इट विल कंट्रीब्यूट 2 टर्म्स हियर, इट विल कंट्रीब्यूट 2 टर्म्स हियर. ठीक है, जब कोई भी मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है तो डज इट हैव वेलोसिटी? यस, इट विल हैव वेलोसिटी. अगर वो y डायरेक्शन में कर रहा है तो इट विल हैव वेलोसिटी. नाउ इट इज इट्स काइनेटिक पार्ट, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ m into Vy square. Now what is Vy? Vy is nothing but dy by dt. अभी अभी हमने डेरिवेटिव देखा था, अभी अभी हमने डेरिवेटिव देखा था. So is this not Vy? Velocity along y direction, yes or no? So this is the kinetic part of the vibrational energy. And आपको spring याद है? Spring, if the spring is getting compressed, what is the potential energy stored in that? What is the strain energy stored in that? Stress, strain energy per unit volume, is it half kx square या half ky square? I would say k is the stiffness constant, force constant spring के लिए. So जब ये vibrate कर रहा है तो it is behaving like a spring, it is behaving like a spring. So this is the potential part of it. Are you understanding what I'm saying there? Is this okay? इस एक्सप्लेनेशन को मैं थोड़ी देर के लिए रोक देता हूं. देखिए यहां पे मैंने आपको क्या बताया. व्हाट आई टोल्ड यू हियर इज दिस विल हैव, इसका पोटेंशियल वाला ये होगा, इसका कौन सा पार्ट? दिस इज द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, isn't it? Then this is the rotational kinetic energy, and this will be the vibrational kinetic energy. Now this vibrational kinetic energy will have 2 parts. इसके 2 parts होंगे. इसका एक पार्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी वाला. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ky स्क्वायर या kx स्क्वायर, एंड
This is the vibrational kinetic energy in the kinetic form and potential energy form. So kinetic energy half mv square. So this is velocity only. ये जो है, this is nothing but velocity in the y direction. Did you understand that? The same thing is given in the textbook. Check here, please. You go to page number 62. ये रहा पेज नंबर 62. चेक हियर, यही दिया है यहाँ पे. इट्स गिवन हियर. In diatomic molecules, check here please. In diatomic molecules like oxygen, nitrogen and carbon monoxide, atoms can oscillate along internuclear axis only. This motion adds energy associated with vibrations. So this is not only seen in carbon monoxide but also in oxygen and nitrogen. Did you understand that? Underline कर लीजिएगा ये चीजें. Vibrational will have translation. So the total energy is given by E translational plus E rotational plus E vibrational. The term E vibrational consists of two contributions. One from the kinetic energy and the other is from the potential energy. So E vibrational is given by half mu. U बोले तो velocity है ये. And kx square जो दिया है ना, वहां पर उन्होंने अलग फॉर्मेट में दिया है, but the meaning is same there. Is this clear to all? So this is given in the textbook. Is that clear? This is specially observed in which molecules? The molecules like nitrogen, oxygen, carbon monoxide, which have got vibrations even at the moderate temperatures. Is that clear? There are certain molecules which do not carry the vibration. For example, hydrogen. तो हाइड्रोजन में ये वाइब्रेशन नहीं होता है, तो उसको रिजिड मॉलिक्यूल ट्रीट किया जाता है. रिजिड मतलब which doesn't vibrate. Is this okay? Alright. So coming back to here. So ये जो है यहाँ पर और मैं ऐड कर दूंगा. कौन से मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. बट रिजिड मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? हाइड्रोजन. इज दिस ओके? डायटोमिक है, सारे के सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस थिंग? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? ओके. ये मैंने कंबाइन किया है एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स एंड अपना इससे. इज दैट क्लियर? द इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैव बीन क्लब्ड देयर. इज दिस ओके? यार ये क्या हो गया? How many total degrees of freedom? Each term contributes 1 degree of freedom. तो यहां पर इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? 3. बराबर है क्या? 3, इधर 2 और इधर 2. So this has got 7 degrees of freedom. This has got the diatomic molecules with vibration. If it vibrates, it has got 7 degrees of freedom. Is this okay? Any doubts about that? Is that okay? All right. अब आता है यहां पे the next thing. Each translational and rotational degree of freedom corresponds to one mode of absorption of energy and has energy half kBT. Each vibrational has two modes. In short मैं आपको बता दूं, each term या each degree of freedom is corresponding to the energy equal to half kBT. क्या बोला मैंने? What did I say? Each degree of freedom, okay, each degree of freedom is half kBT. If I refer the textbook here again, तो यहां पे दिया है देखो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी दिया है, देखिए यहाँ पे. दिस इज टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. इट इज स्टेटेड एज फॉर अ गैस इन थर्मल इक्विलिब्रियम एट द टेम्परेचर T, the average energy for molecule associated with each quadratic term बोलिए या फिर each degree of freedom बोलिए is half kBT. Is that clear? Is that clear? Average energy for a molecule associated with each degree of term is half
kBt. This is important. Let me just copy this and paste it over there. So this is the law of equipartition of energy, we say. The law of equipartition of energy. Half kBt. We call this as law of equipartition. और यही law मैंने यहाँ पे दिया है, the law of equipartition of energy. Is that clear? The same law they are saying here, लेकिन ये यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दिया है. Same thing I have given here. The energy associated with each quadratic term. Once again, I can replace this word quadratic term. Each quadratic term के जगह पर मैं लिख सकता हूँ each degree of freedom is half kBt. Is this clear to you all? Energy associated with, so what will be, अगर इसका 7 degrees of freedom है, then it will be 7/2 kBt, energy of a molecule. इसका 5 degrees of freedom है ना, 5/2, 5 times half kBt. इसका 3 है ना, 3 times half kBt. That's so simple. Energy, average kinetic energy of a molecule. Is that clear to you all? Is this okay? All right. Now let me go for one of the very important topic here, that is called as Mayer's relation. Mayer's relation. Specific gravity तो आपको पता ही है. You know what is the specific heat capacity? Specific heat capacity. Do we know? Specific heat capacity. मतलब सुना सुना लगता है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है पूछो मत. Yes? Yeah, let me talk about that now. Specific heat capacity, Mayer's relation. चलिए एक डायग्राम कंसिडर करते हैं यहाँ पे. केमिस्ट्री में ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, before I go for this Mayer's relation, I'll talk about specific heat capacity. Suppose there is a container. ये कंटेनर है, ठीक है. ऐसा एक कंटेनर है. This container is containing some gas. Okay, and this gas is heated. इस गैस को हीट किया गया है. What is likely to happen there? ये गैस, it will try to expand, but I don't allow it to expand. मैं इसके ऊपर कुछ यहां पर इसको फिक्स कर दूंगा. I'll fix it here. Are you understanding what I'm saying there? So some heat is added there. यहाँ पर कुछ heat add हो चुका है, isn't it? Now here I'm talking about the first law of thermodynamics, जो केमिस्ट्री में शायद आप पढ़े होंगे या पढ़ने वाले होंगे. Please understand what I'm trying to tell you. ठीक है. यहाँ पे pressure of this gas is P, volume of the gas is V, and temperature of the gas is T. जैसे ही इसको हम हीट करेंगे तो what will happen? We are actually supplying some heat. We are actually supplying certain amount of heat here. Let's say यहाँ पर कुछ heat supply किया जा रहा है उसको.
what is the heat supplied here? Let me say dq is the amount of heat added. I'll say dq1 is the amount of heat added. यहाँ पर कुछ heat मैंने add किया है. So dq is the amount of heat which is added here. What is happening to this heat? इस heat को क्या हो रहा है? Can you tell me what is happening to this heat? It will increase the internal energy of the system, isn't it? Internal energy is denoted by E. Internal energy is denoted by E. So whatever heat is added here, heat added, this is ultimately used for increasing the internal energy of the system, isn't it? So I would say dq1 is equal to de is this okay? अब इसकी वजह से इसका टेम्परेचर भी चेंज होगा ना, isn't it? अब आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में देखा होगा, थर्मोडायनेमिक्स नाम का चैप्टर था कि भाई Q इज इक्वल टू एम एस इंटू डेल्टा टी, याद है ये? Q is mass, this is mass, m is the mass, and S is called as the specific heat capacity, okay, and delta T is the change in the temperature, isn't it? Okay, so यहाँ पर dq इसको हम कई बार इस तरह भी लिखते हैं, this is often written as dq is equal to m into s into delta t. delta t को भी हम dq dt लिखते हैं कई बार, we write this as dt. Okay, now this was for any ये था किसी भी पर्टिकुलर सॉलिड या लिक्विड के लिए हम यूज कर सकते हैं, where m is the mass, so specific heat. लेकिन गैसेस की जब हम बात करते हैं, when we talk about the gases, तो गैस को हम मेजर we don't measure them in terms of mass, we do not measure it in terms of mass, but we measure it in terms of moles. Are you understanding that? तो स्पेसिफिक हीट के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है? स्पेसिफिक हीट इज नथिंग बट इसको हम डेल्टा क्यू भी बोल सकते हैं, मैथमेटिक्स के पार्ट में इसको डी क्यू भी बोल सकते हैं. सो व्हाट इज एस इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन एम इंटू डी टी. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हियर. एस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो Q is measured in joule, na? Q, the amount of heat is measured in joule. This is kg and this is Kelvin. Yes, degree Celsius भी चलता है या Kelvin? Yes or no? Joules per kg Kelvin. But this is the way the specific heats of solids and liquids are measured. Specific heats of solids and liquids are measured. लेकिन for gases there are two types of specific heats that we make use of. Gases के लिए, for gases there are two types of specific heats. कौन से दो टाइप्स होते हैं? एक होता है specific heat at constant volume and specific heat at constant pressure. Specific heat at constant volume, we denote this by CV. और दूसरा होता है specific heat at constant pressure, we denote it by CP. ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ. Let me just tell you. मैं आपको यहाँ पर सिर्फ इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ. देखिए, लिक्विड को या सॉलिड्स को अगर मुझे हीट करना है, सपोज आई टेक अ ब्लॉक ले लेता हूँ, ब्लॉक को अगर मैं हीट करता हूँ तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? उसका जो एक्सपांशन है, द एक्सपांशन ऑफ दिस ब्लॉक विल बी वेरी वेरी स्मॉल, यू नो.
ब्लॉक को अगर मैं हीट करता हूं तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, बट दैट एक्सपेंशन मतलब एक अगर इतना ब्लॉक है तो हीट करने के बाद वो दुगना तो बड़ा नहीं होता है ना, कितना बड़ा होता है, माइन्यूट वेरी स्मॉल फ्रैक्शन से। लिक्विड को अगर हम हीट करते हैं, पानी लिया 1 लीटर पानी हीट किया, हीट करने के बाद 1 लीटर का 2 लीटर होता है क्या, नहीं ना, थोड़ा सा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा एक्सपेंशन की वजह से। लेकिन गैसेस का ऐसा नहीं होता। गैसेस को अगर हमने 1 लीटर ऑफ गैस लिया और उसको हीट किया तो 1 लीटर का 10 लीटर भी होता है। आर यू अंडरस्टैंड? हाँ होता है बिल्कुल। अरे तुम्हारे घर में जो प्रेशर कुकर होता है उसके अंदर कितना सा पानी डालते हैं, लेकिन जब वो विसल करता है तो पूरा का पूरा किचन ऑक्यूपाई करता है कि नहीं उसका स्टीम। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? So when you allow the gas to expand, it expands infinitely actually. Because of this property of the gas, the gases have to be dealt with the help of two specific heats. एक होता है जिसमें हम उसके वॉल्यूम को अलाउ नहीं करते एक्सपांड होने को, और दूसरा होता है जिसमें हम उसके वॉल्यूम को अलाउ करते हैं एक्सपांड करने को। डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अगर ये बात समझ में आती है तभी आपको, तो यहां पर एक्चुअली टेक्स्ट बुक में उन्होंने ये एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है। क्या दिया है? स्पेसिफिक हीट। यू नो व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज इन अ स्मॉल राइज कॉजेस द कंसिडरेबल चेंज इन द वॉल्यूम एंड प्रेशर, isn't it? And this is the reason why Cp and Cv, these are the two specific heats which are which are defined here. Is that clear? I told you the simple example कि अगर मैं मेटल को हीट करूंगा तो दुगना वॉल्यूम होता है क्या? नहीं। लिक्विड को 1 लीटर पानी अगर हमने हीट किया तो उसका ज्यादा पानी बढ़ेगा क्या? नहीं। लेकिन गैस का होता है। वैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकली हर रोज जब आप विस्लिंग प्रेशर कुकर देखते हो तो आपको दिखाई देता है। यस और नो? इज दिस ओके? Isn't it? So इसलिए गैसेस के दो स्पेसिफिक हीट्स होते हैं। अब इन दो स्पेसिफिक हीट्स को हम आगे यहाँ पे देखने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे लेट अस कंसीडर, ये जो बॉक्स हमने ये जो सिलेंडर कंसीडर किया है, लेट अस से दिस इज द सिलेंडर, okay, this is a container and this container contains 1 mole of ideal gas, 1 mole of gas, isn't it? अब ये चीज जब हम गैसेस के लिए अप्लाई करेंगे तो ये होगा dq, गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट्स होंगी जो cp हो या cv हो, यहां पर मास के जगह पर क्या होने वाला है? मोल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो गैसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट होगी या तो वो cp होगी या तो वो cv होगी, लेकिन उसका SI यूनिट क्या होगा? जूल पर केजी नहीं होगा। how do we measure the amount of substance? Amount of the gas is mole, so joule per mole Kelvin, इसको मैंने यहां पर स्टैंडर्डाइज कर दिया। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? चाहे वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो या स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो। आई होप ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीज आपको केमिस्ट्री में भी एप्लीकेबल है। बार बार एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। ऑलराइट, कमिंग बैक टू हियर। तो अब मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूं, यहाँ पे जो लिख रहा हूं, so how do we define the specific heat? It is nothing but what is the specific heat here? Specific heat को अगर मैं बात करूं या जो भी मैं dq दे रहा हूं, whatever amount of substance that I am, यहाँ पर ये जो है, ये अगर मुझे गैस के लिए लिखना है ये इक्वेशन, तो कैसे लिखूंगा गैस के लिए इक्वेशन? कैन यू प्लीज टेल मी हाउ am I going to write this for the gas? गैस के लिए लिखूंगा dq is equal to number of moles, मास के जगह पर क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स। स्पेसिफिक हीट S होता है, यहां पर इसको C बोलेंगे, या तो वो Cp होगा या तो Cv होगा, डिपेंड करेगा, इनटू dt। यस और नो? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? क्या ये आपको समझ में आ गया? सो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर द गैस। अब यहां पर मैंने इसका वॉल्यूम फिक्स रखा है, इसका वॉल्यूम फिक्स रखा है। सो व्हाट विल बी दैट? और इसका नंबर ऑफ मोल n इज इक्वल टू 1 है। अगर n इज इक्वल टू 1 है और इसका वॉल्यूम फिक्स किया है तो इट इज गोइंग टू बी Cv, yes or no, into delta T. So whatever heat added, it is converted into its internal energy, and what is that internal energy is equal to 1 into Cv into delta T या dt. Is this clear? Is this okay? Did you understand that? Whatever heat added, it is at constant volume.
द हीट वाज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो कौन सा स्पेसिफिक हीट होगा यहाँ पर? Cv। समझे? नंबर ऑफ मोल्स 1 है उसके, सो n इज 1 n इंटू डी टी। ये इक्वेशन सॉलिड्स के लिए है, लिक्विड्स के लिए, और ये इक्वेशन गैस के लिए, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। इज दैट क्लियर? और ये होगा SI यूनिट फॉर स्पेसिफिक हीट। इज दिस ओके? आई कॉल दिस एज इक्वेशन 1। मैं इसको बोलूंगा इक्वेशन 1, 1 Cv dt। अब और एक यहां पर there is one more way the gas can be heated. I repeat, there is one more way the gas can be heated. सेम चीज, और एक तरीके से इस गैस को मैं हीट कर सकता हूं। There is one more way the gas can be heated. इस बार यहां पर ये जो in this case ये स्टॉपर्स जो थे वो मैंने हटा दिए। What did I do? I removed the stoppers। और मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, और मैं इसके ऊपर I am going to put some weights on this। बोलिए क्या होगा यहां पे? What is happening here? वो जो स्टॉपर था वो मैंने हटा दिया, मैंने गैस को हीट किया। What is going to happen here? Sorry, loudly please। Heat is added here, same 1 mole of gas is here, so whatever heat is added, देखो ये गैस का प्रॉपर्टी होता है, वो क्या करेगा, पहले उसका खुद का पेट भरेगा। सो पहले उसका खुद का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा, उसका पेट भरने के बाद देन व्हाट इट विल डू, एक्सपैंड। इट विल डू द वर्क ऑफ एक्सपेंशन। जब तक अपना पेट नहीं भरा होता तब तक आप बाहर बाहर के लिए कुछ नहीं कर सकते। पहले तो गैस, व्हाट दिस गैस विल डू फर्स्ट, इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी। जब उसका इंटरनल एनर्जी का पूरा लिमिट हो गया, फिर भी हीट मिल रहा है उसको, then what it will do, it will try to expand। Yes or no? Now during this expansion what is happening here, हमने क्या किया है यहां पर, ये वेट फिक्स रखा है। वेट फिक्स रखा है मतलब क्या रे बाबा, वेट फिक्स रखने का मतलब आप समझा सकते हो मुझे क्या होगा, यहां पर इसके ऊपर कुछ फोर्स है, फोर्स इज कांस्टेंट ना, एंड दिस एरिया इज आल्सो कांस्टेंट, मतलब व्हाट इज कांस्टेंट देयर, pressure is constant। So this is the heat added at constant pressure। This heat is added at constant pressure। Did you understand how do we maintain the pressure? ये जो weights है वो फिक्स रहेंगे, मतलब उसके ऊपर जो force है वो फिक्स रहेगा। Are you feeling sleepy? Okay, force upon area, that is pressure is fixed। यहां पर हमने heat is added at constant volume, और यहां पर the heat is added at constant pressure। Do you understand that? Is that clear? Now whatever heat, I'll call this as dq2, ये था dq1, यहाँ पर dq2, whatever heat is added in the second case at constant pressure is utilized for two purposes। पहला पर्पस क्या होगा, इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी, उसका खुद का इंटरनल एनर्जी पहले तो बढ़ेगा, उसका खुद का पेट भरेगा पहले वो, उसके बाद इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी, इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी एंड डूइंग
द एक्सटर्नल वर्क ऑफ एक्सपेंशन। तो एक्सपांड करके ये जो पार्ट है वो ऊपर चला जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट गैस एक्सपांड होगा? वी आर अलाउइंग द गैस टू एक्सपांड, यस और नो? समझ में आ रहा है? इजंट इट? अब इसका इक्वेशन लिखते हैं हम। क्या लिखेंगे बताइए मुझे? आई विल राइट दिस एज dQ2 इज इक्वल टू, इसके अंदर तो इसका इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी हो ही रहा है, लेकिन इसका एक्सपांशन हो रहा है, मतलब ये जो पॉइंट था वो शायद यहां पर चला जाएगा। सो दिस इज द वर्क ऑफ एक्सपांशन। सो इस यहां पर वो अगर चला जाता है, ये पॉइंट शिफ्ट होके 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 ऊपर चला जाता है। सो विल दिस नॉट बी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? यू वांट मी टू ड्रॉ द सेपरेट स्केच फॉर दैट, इसको ऊपर ढकेल के? इज दैट फाइन? ओके, सो दिस विल बी द dV, चेंज इन द वॉल्यूम, यस और नो? चेंज इन वॉल्यूम। एक्सटर्नल वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो है इसको मैं बोलूंगा dW, एक्सटर्नल वर्क ऑफ एक्सपेंशन जिसे मैं बोलूंगा dW। इज दिस क्लियर? नाउ dW जो होता है, सो लेट मी सब्स्टिट्यूट हियर, dQ2 is equal to, what is dE by the way? dE is equal to CV into dt, CV into dt, C suffix V into change in the temperature, बराबर है क्या? isn't it? अब ये जो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है इसमें प्रेशर कांस्टेंट है P into delta V, the work of expansion dW is already always given by P pressure into change in the volume, we denote it as pressure into change in the volume। तो यहाँ पर dW की जगह पर हम क्या लिखेंगे? into dV। is this clear? work is equal to pressure into change in the volume। is that okay? आप लोग इसको एक्सेप्ट करोगे या आपको पता है पहले से ही? you know this earlier? नहीं तो फिर आपको ये याद रखना पड़ेगा, दिस इज अगेन द वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू, देखिए व्हाट इज द एसआई यूनिट फॉर प्रेशर? पास्कल, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू डिस्टेंस ना, एरिया इनटू द हाइट, बराबर है क्या? एरिया एरिया कैंसिल। नाउ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इनटू एस। इज इट द सेम थिंग? आपको मैंने डायमेंशन वाइज बता दिया ये। इज दैट क्लियर? So this is the formula that you have to remember. I'll put it in the box again. Work done is P into delta V. Is that clear? Is that okay? So this is the external work of expansion. अब आप मुझे और एक चीज बताइए यहाँ पे, that what is PV is equal to, PV is equal to, for 1 mole of a gas, 1 into RT. If I'll write its differential और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, क्योंकि टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी क्या मिलेगा बताइए? टाइम टी के साथ अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा, प्रेशर इज अ कांस्टेंट हियर, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो P इज अ कांस्टेंट, और ये कहलाएगा dV by dt इज इक्वल टू, R इज अ कांस्टेंट, इट इज रिटन एज dt by dt। ये, और इसमें से अगर मैं dt उड़ा दूंगा तो जो इक्वेशन मिलेगा उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, differential equation। So what is PdV is equal to? PdV is actually equal to R into dt. Did you understand that? So let me substitute this, let me substitute this here। PdV के जगह पर मैं लिखूंगा R into dt। So this will give me dQ2, dQ2 is equal to CV into dt plus R into dt, isn't it? Is this clear to all? तो यहाँ पे now whatever heat was added, जैसे यहां पर मैंने dq is equal to n into c into dt ये लिखा ना, उसी प्रकार अगर मुझे यहां पे लिखना होगा इसे, तो how many number of moles are there? 1। कौन सा स्पेसिफिक हीट लिखा जाएगा यहां पर? इन दिस केस व्हाट इज, व्हिच स्पेसिफिक हीट इज देयर? इट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dt। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? प्रीवियस केस में द हीट वाज एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए मैंने यहाँ पर CV लिखा इसके लिए, लेकिन इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा 1 Cp into dt। So what is dQ2 is equal to this? So if I'll write here, this is going to be Cp into dt is equal to CV into dt plus R into dt। कुल मिलाकर can I cancel dt throughout?
सो मुझे क्या मिलेगा, Cp minus Cv is equal to R. Now this relation is called as Mayer's relation और ये उसका derivation है. We call this as Mayer's relation. Is that okay? Now this Mayer's relation is given in the textbook here. If you see Mayer's relation यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पर उन्होंने विदाउट डायग्राम इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और मुझे ख्याल से डायग्राम से वो थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है. ये पहला dq1 इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी, पहला वाला. सेकेंड केस में हमने उसको अलाउ किया एक्सपांड करने के लिए, सो dq2 इज इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू सी पी इंटू डी टी. फिर इनको हमने इक्वेट किया एंड फाइनली व्हाट वी गेट देयर इज दिस रिलेशन Cp minus Cv is equal to R. This is called as Mayer's relation. हम इसको क्या कहते हैं, Mayer's relation. Cp minus Cv is equal to R. We call this as Mayer's relation between Cp and Cv. Is this clear to you all? They can ask you this derivation for the board exam. Let me be very clear on this. Actually इस derivation की बात करें तो यहाँ पे कुछ difficult है नहीं basically. यहाँ पे सिर्फ आपको actually इसमें ये जो पहला वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट, ये 11th का पार्ट था जो मैंने आपको बता दिया, ये 11th का था, इसलिए आपको और लेकिन आप ये आपका नहीं हुआ अच्छे से फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि 11th आपका बहुत अच्छे से हुआ है. हाँ तो नहीं, एक्चुअली मैंने एक्सप्लेन किया था ये, आई हैड एक्सप्लेन दिस व्हेन आई एक्सप्लेन यू थर्मोडायनामिक्स. हमने एचसी वर्मा भी सॉल्व किया था, आप लोग अगर वीडियोस देखते हो तो उसमें है मेरे ख्याल से थर्मो टेम्परेचर वगैरह, मैंने ये एक्सप्लेन किया था आई गेस. लास्ट टॉपिक जो था मैंने उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन ये मैंने किया था. ओके तो चलिए कोई बात नहीं, सबको याद आएगा ऐसे जरूरी नहीं है. थैंक यू फॉर साइलेंस. जरूरी नहीं है कि सबको याद आएगा, इट्स ओके. तो इसलिए मैंने उसका इंट्रोडक्शन बता दिया है यहाँ पे. वॉट एवर आई हैव एक्सप्लेन यू हियर दैट इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड दिस डेरिवेशन. फिर इस कॉन्सेप्ट को, ये था सॉलिड्स के लिए, और लिक्विड्स के लिए फिर दो होते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है. तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला कब होता है, व्हेन द गैस इज हीटेड बाय कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट. वी हैव पुट द स्टॉपर्स हियर. इस स्टॉपर्स की वजह से आर वी अलाउइंग द गैस टू एक्सपैंड? नो. सो आर वी कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट? यस. इसलिए कौन सा स्पेसिफिक हीट यहां पर कंसिडर करेंगे, Cv. समझ में आ गया? Whereas in the second case, we have removed those stoppers and we have put there the piston and cylinder assembly. उस पिस्टन के ऊपर हमने कुछ वेट्स फिक्स कर दिए हैं, उसका फोर्स कांस्टेंट होगा, एरिया फिक्स है तो प्रेशर कांस्टेंट है. सो बिकॉज ऑफ दिस गैस के अंदर उसका प्रेशर बढ़ेगा तो वो एक्सपांड होना शुरू करेगा, लेकिन एक्सपांड होने से पहले वो खुद का पेट भरेगा, खुद का इंटरनल एनर्जी फिक्स कर लेगा. इज दिस ओके? सो यहां पर वॉट एवर हीट वॉज सप्लाइड in the second case, whatever heat was supplied here, that is utilized for two purposes. जो भी कुछ heat supplied है, that is utilized for two purposes. एक increasing the internal energy और दूसरा doing the external work of expansion. Increasing the internal energy is D, external work of expansion dW, which is actually equal to P delta V. PV is 1 RT, so P delta V is R dt, and dq is also 1 Cp dt. Why? Because 1 mole of a gas which is heated at constant pressure, so it is 1 Cp dt. ये वाला फॉर्मूला मैंने इधर अप्लाई कर दिया तो मुझे ये मिल जाएगा. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? समझ में आया? ये सारी चीज आपको खुद प्रोसेस, ये मैथमेटिकल पार्ट उसका मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है. सो दिस इज द मेयर्स रिलेशन. एनी डाउट्स अबाउट दिस? प्लीज टेल मी. इज दिस वेरी क्लियर टू ऑल? क्या ये सबको समझ में आ गया? We call this as Mayer's relation. Cp minus Cv is equal to R. We call this as Mayer's relation. And I think we'll stop here today. Okay?